घर में प्लास्टरिंग हम करवाते ही करवाते हैं, चाहे आपका पुराना घर रेनोवेट हो रहा हो या इसके तरह नए घर बन रहा हो। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? जब प्लास्टरिंग काम हो रहा होता है तब उस पर ध्यान नहीं देते। हमारा दिमाग चलना कब शुरू होता है? जब हम फॉल सीलिंग करवाएंगे, पेंट करवाएंगे, पुट्टी करवाएंगे, पत्थर करवाएंगे, क्योंकि वहां पे डिजाइनिंग एलिमेंट आ जाता है। लेकिन मेरा हमेशा कहना है, ईंट, सरिया और प्लास्टर ये हमारे घर की बुनियाद फॉर्म करता है। यही कुछ प्रॉब्लम रह गई, यहाँ कुछ दिक्कत रह गई, कुछ कमियां रह गई। आप दुनिया का सबसे अच्छा पेंट करवा लो, सबसे अच्छी फॉल सीलिंग करवा लो, सबसे अच्छा पत्थर लगवा लो, एक टाइम बाद उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जब घर के अंदर प्लास्टर हो रहा हो तो ऐसे क्या क्या चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपका प्लास्टर एकदम ठीक हो और उसके ऊपर आप पुट्टी करवाएं, पीओपी पनी करवाएं, कोई भी पेंट करवाएं, उसकी फिनिश एकदम शानदार आए। तो चलिए आज हम आए अपनी दिल्ली वाली साइट पर और इसके जरिए देखेंगे कि आपको अपने घर में प्लास्टरिंग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर प्लास्टरिंग से पहले आपको इंश्योर करना पड़ता है कि प्लास्टरिंग का जो बेस है उसमें सारे काम ठीक से हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं। इसमें 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले तो ये कि जितना भी इलेक्ट्रिक का काम है यानी बिजली का काम वो पूरा हो चुका हो। मान लो जैसे ये हमने डब्बियां डाली यहाँ पर, ये पहले से प्री प्लान थी। अगर हमें बाद में डालनी पड़ती, प्लास्टरिंग को यहां से तोड़ना पड़ता, फिर प्लास्टरिंग करनी पड़ती, और ऐसे में जहां दो प्लास्टर ज्वाइंट होते हैं वहां पे क्रैक आ जाता है। तो एंश्योर आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिक फिटिंग है वो फिट हो गई हो। इसके अलावा यहां पर कहीं ना कहीं झिरी भी आई होगी जहां पाइप डले हैं, इसके मैं एक फोटो डाल दूंगा। जहां भी झिरी कटे मेक श्योर वो इतनी डीप हो कि पूरा पाइप उसके अंदर हो, सरफेस तक नहीं, उसके अंदर हो। और उसके ऊपर कभी भी सीधे प्लास्टर नहीं करना। इसका लॉजिक ये है कि वहां से प्लास्टर काफी मोटा हो जाएगा। मोटे प्लास्टर में क्रैक आने की दिक्कत रहती है, इसलिए जहां भी आपकी झिरी हो, जहां चिजलिंग हो रखी हो, वहां पर आपको इस तरह का फाइबर मैश लगाना होगा। उसी के बाद ऊपर प्लास्टर किया जा सकता है। यानी इस स्टेप में आपको देख लेना है, डब्बियां सारी लग गई, ठीक है। चिजलिंग जितनी हुई थी, झिरियां जहां जहां कटी थी वहां फाइबर मैश लग गया, ठीक है। इसके अलावा जहां भी ये डब्बियां लगे अपने इलेक्ट्रिशियन से कहकर मेक श्योर कि सारी लेवल में हो। मतलब ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में अगर इनको सीधा करना पड़ गया आपको यहां से पूरा तोड़ना पड़ेगा। तो एक लेवल मार्कर होता है, उसकी मैं फोटो डाल दूंगा। हर जगह चेक करो कि क्या आपकी डब्बियां सही एकदम लेवल पे लगी है, नहीं लगी है। कहीं भी दिक्कत हो उसी दौरान ठीक करवा लो। प्लास्टर के बाद ठीक करवाने में सरदर्दी बहुत होती है। जब भी बिजली का काम हो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा पाइप कहां से जाने वाला है। ये चीज प्री प्लान रहनी चाहिए, वरना होता क्या है, जैसे इस कमरे की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा प्लान था वो था यहाँ पर एसी लगाने का। तो हमने जो चिजलिंग है, जो झिरी है, वो यहाँ काट दी थी और उसके ऊपर फाइबर मैश लगाया, फिर प्लास्टर करा। बाद में प्लान चेंज हुआ, फिर हमें ये चीज यहाँ करनी पड़ी। अब देखिए प्लास्टर हो गया है, उसके बाद हमने झिरी काटी, जो आइडियली एक गलत चीज है, लेकिन क्लाइंट की डिमांड पर हमें करना पड़ा। अब होगा ये, हमें यहाँ से प्लास्टर हटाना पड़ेगा, फाइबर मैश लगानी पड़ेगी, दोबारा से प्लास्टर करना पड़ेगा और इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा ताकि आगे क्रैक डेवलप ना हो। आपकी साइड पर ऐसी गलती ना हो। मेक श्योर कि डे 1 पर आपको बिल्कुल क्लियर हो एसी कहां लगेगा, पाइपिंग कहां से जाएगी, कंड्यूटिंग कहां से जाएगी, हर एक चीज पहले से क्लियर रहेगी, तो ऐसी गलती आपसे नहीं होगी। सेकंड चीज आपको देखनी है कि जहां भी आपके पिलर आ रखे हो, जैसे हमारे एक पिलर आ रखा है यहाँ पर, इसके ऊपर सीधे प्लास्टरिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ जो कंक्रीट है वो बिल्कुल लेवल पर होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। उसके ऊपर प्लास्टर की ग्रिप नहीं बन पाती, नतीजा या तो क्रैक आ सकता है या प्लास्टर यहाँ से गिर सकता है। तो आपको यहाँ पर पूरे पिलर पर हल्की हल्की सी टकाई मार देनी है, चिजलिंग कर देनी है। उसकी मैं एक फोटो डाल दूंगा, आप समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद इसके ऊपर प्लास्टर किया जा सकता है। तीसरी चीज आपको देखनी है कि जहां भी आपके पिलर और दीवार का ज्वाइंट आ रखा है, जैसे ये हो गया ना, यहां पर एक समय के बाद क्रैक आने की समस्या रहती है। उसके पीछे का लॉजिक है कि हमारी जो दीवार है वो तो बनी हुई है ईंट की, लेकिन हमारा जो पिलर है वो बना हुआ है कंक्रीट का। जब भी धूप या सर्द होता है इनमें कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होता है। अब ईंट अलग मटेरियल है, कंक्रीट अलग मटेरियल है, तो इनमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भी अलग अलग तरह का होता है। इस वजह से बीच का जॉइंट खुल जाता है और प्लास्टर उसको नहीं संभाल पाता, इसलिए यहाँ पर क्रैक आने लगता है। इससे बचने के लिए जहां जहां आपके जॉइंट आ रहे हैं, पूरे घर में देख लो कहां का जॉइंट आ रहे हैं, वहां पर आपको चिकन जाली या चिकन मैश जिसको कहते हैं वो लगा देना है। उसके बाद ही प्लास्टर करना है ताकि अंदर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो, वो तो होगा, उसको आप रोक भी नहीं सकते, लेकिन ऊपर का जो प्लास्टर है उसके अंदर किसी भी तरह का क्रैक ना आए। एक बार आपने ये तीनों चीजें इंश्योर कर दी कि आपकी साइड पे हो रखी है, उसके बाद आप प्लास्टरिंग काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन शुरू होने के जस्ट पहले आपको एक चीज और कर लेनी है, वो ये कि जहां भी आपकी ब्रिक वॉल है उसके ऊपर सीधे प्लास्टर करोगे, एक प्रॉब्लम आएगी। वो ये, जो ब्रिक्स है वो बिल्कुल सूख चुकी होती हैं। जब आप उसके ऊपर प्लास्टर करोगे तो प्लास्टर के अंदर जो पानी है, ईंट उनको पी जाएंगी और आपका प्लास्टर कमजोर पड़ जाएगा और उसमें एक टाइम पर या तो गिर सकता है, उसमें क्रैक आ सकते हैं। तो आपको करना यह है कि जिस भी दीवार पर आपको प्लास्टर करना है
उसको पहले अच्छे से गीला कर लो। उसकी मैं कोई वीडियो या फोटो हो मेरे पास, वो डाल दूंगा, आप समझ पाओगे क्या कह रहा हूं। और ये आपको लाइन बाय लाइन करना है, यानी जिस दीवार पे प्लास्टर होने वाला है पहले उसको गीला करो, उसके बाद उसके ऊपर आपको मारनी है सीमेंट स्लरी। बेसिकली सीमेंट और पानी का घोल होता है, वो पूरी दीवार में मार दिया जाता है, उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है ताकि प्लास्टर की ग्रिप अच्छे से बन सके। तो प्लास्टर के जस्ट पहले आपको ये चीज इंश्योर करनी है। इसके बाद आपकी दीवारों पर प्लास्टर होना शुरू हो सकता है, लेकिन इसके जस्ट पहले आपको एक चीज और चेक करनी है, वो ये आपका सीमेंट या आपका जो मटेरियल है क्या वो सही है नहीं है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लास्टर में होती है सीमेंट। सीमेंट दो तरीके का आ सकता है, या तो ओपीसी आ सकता है, पीपीसी आ सकता है। ओपीसी जल्दी सूखता है लेकिन क्रैक आने के चांसेस रहते हैं। फिनिशिंग के लिए हम प्लास्टर में हमेशा कहते हैं कि आपको पीपीसी लेना चाहिए। ये कहां से पता चलेगा? अपने सीमेंट का बैग उठाओ और जैसे यहां साफ साफ लिखा हुआ है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यानी पीपीसी, पीपीसी ही सीमेंट आपको लेना है। इसके अलावा आपको सीमेंट में एक चीज और देखनी है, वो ये कि हर एक सीमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद वो बेकार होने लगता है। तो आपको हर जो बैग होगा उसके साइड में उसकी डेट दिख जाएगी। इसमें विजिबल प्रॉपर नहीं है लेकिन शायद लिखा हुआ है 10 सितंबर, यानी 3 महीने से पुराना अगर सीमेंट है तो वो आपको रिजेक्ट कर देना है, वो आपको किसी भी हाल में यूज नहीं करना है। उसके अंदर लम्प्स बनने लग जाएंगे और एक टाइम के बाद क्रैक आने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज भी आपको इंश्योर करनी है। तीसरी चीज मटेरियल में जो देखनी है वो है सैंड। अब सैंड रिवर सैंड हो या रॉक सैंड हो, ये मैं आपको कह नहीं सकता क्योंकि ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं उस पर। लेकिन जो भी सैंड हो उसके अंदर मिलावट आ ही जाती है नेचुरल तरीके से। तो मेक श्योर कि आप अपनी जो सैंड है उसको अच्छे से छान लो। छानने के लिए एक जाली आती है, उसमें फोटो डाल दूंगा, उसके जरिए सारी सैंड छिनवाओ, उसके बाद ही उसको प्लास्टर के अंदर यूज करना है। चलिए अब आपका कॉन्ट्रैक्टर काम करना शुरू करेगा। जब वो काम करे आपको एक दो चीजें उसको पहले क्लियर कर देनी है और बीच में जाके चेक भी करते रहना। वो ये कि जब भी मसाला बने मेक श्योर कि वो 1 घंटे के अंदर यूज हो जा रहा है। ऐसा ना हो कि उन्होंने एक साथ बहुत सारा बना दिया फिर हिस्सों में प्लास्टरिंग कर रहे हैं। होता यह कि 1 घंटे बाद मसाला बेकार होना शुरू हो जाता है, हार्ड होना शुरू हो जाता है। उसके लिए उसके अंदर और पानी मिलाएंगे फिर जाके अप्लाई करेंगे। जब वो कर देंगे तब आपको रियलाइज नहीं होगा। एक टाइम बाद क्रैक आने लग जाएगा जब सारा पानी उसके अंदर से उड़ जाएगा। तो एक चीज अपने ठेकेदार अपने कॉन्ट्रैक्टर को साफ कह दो कि भाई जो मसाला बने वो 1 घंटे के अंदर यूज हो जाना चाहिए, उतना ही बनाकर चले। तो एक तो आपको ये चीज कह के रखनी है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है और अपने कॉन्ट्रैक्टर से लगातार कहते भी रहना, वो ये, मान लो आप इस दीवार में प्लास्टर करने वाले हो, एक दीवार में प्लास्टर 1 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो उन्होंने आधा प्लास्टर किया छोड़ दिया बाकी कल कर लेंगे, ऐसे में होगा ये प्लास्टर हो गया हार्ड, नीचे वो दोबारा शुरू करेंगे। जहां जॉइंट बनेगा वो कभी भी ठीक से जॉइंट नहीं हो पाएगा, वहां पे क्रैक आना बिल्कुल मान लो आप 99% श्योर है। तो जिस दीवार को लो उसको ऊपर से नीचे पूरा कवर करना है 1 दिन के अंदर। अब जिन जिन दीवारों का प्लास्टर होता जाए जरूरी है कि साथ के साथ वहां का लेवल भी चेक करते रहे। ऐसा ना हो कि पूरे घर का हो गया उसके बाद आपको गलतियां मिल रही हैं। तो वो चेक करने का आसान सा तरीका है, वो ये, जिस भी दीवार पे प्लास्टर हो जाए एक फंटी लो। फंटी क्या होते हैं मैं एक फोटो डाल दूंगा। मान लो ये फंटी है मेरी, ठीक है, आपको यहां से वहां लगाकर देखना है। आपके प्लास्टर और फंटी के बीच में ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए। प्लास्टर है थोड़ा बहुत देखो 1 या 2 mm का आ सकता है, बहुत ज्यादा गैप आ रहा है तुरंत अपने ठेकेदार अपने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ, कहो गलत हुआ है। यहां पर अगर चीज गलत हो गई उसके बाद आप पीओपी करवा लो, पुट्टी करवा लो, पेंट करवा लो, वो चीज करेक्ट नहीं हो पाएगी। तो लेवल प्लेन होना इसी स्टेप पर बिल्कुल जरूरी है। तो एक लेवल तो ऐसे आपको देखना है। दूसरा आपको एक प्लम लेना है। प्लम क्या होता है उसकी मैं फोटो डाल दूंगा। ऊपर से नीचे लटकाना है, अपने ठेकेदार से ही लटकवा लो और देखो ऊपर और नीचे का लेवल सेम है या नहीं। इसको एक एनिमेशन के जरिए मैं आपको स्क्रीन पे समझा दूंगा, आप समझ पाओगे कि प्लम का यूज कैसे किया जाता है। एक लास्ट चीज और है जो शायद ऑप्शनल है, जरूरी नहीं आपके लिए एप्लीकेबल हो, वो ये, अगर आपको अपनी दीवार पर पीओपी पनिंग करवानी है आप ये अपने कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही बता दो, क्योंकि इसके लिए आपको रफ प्लास्टर चाहिए होगा। रफ प्लास्टर का मतलब है जैसे आप ये प्लास्टरिंग देखिए, इसमें आपको लाइनें दिख रही हैं, ये जानबूझकर मारी गई है ताकि इसके ऊपर जब पीओपी पनिंग हो उसकी ग्रिप ठीक से बन सके। अगर मैं इसको बिल्कुल प्लेन कर देता तो पीओपी पनिंग इसके ऊपर नहीं हो पाती, वो ठीक से ग्रिप नहीं बना पाती। इसलिए ये चीज भी आपको पहले ही सोच के चलनी पड़ेगी। इसके बाद आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करनी है जो अक्सर लोग इग्नोर कर दिया करते हैं, जिसको कहते हैं तराई यानी क्योरिंग। प्लास्टर जब भी हो जाए जिस दीवार का होता रहे उसको 24 घंटे के लिए पहले अकेला छोड़ दो, उसको टच नहीं करना है। लेकिन उसके बाद उसकी क्योरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली आपको दिन में 3 बार उसको पानी देना है, सुबह, दोपहर, शाम। ये चीज कंटिन्यूअसली कम से कम 10 दिन चलनी चाहिए, यानी 10 दिन तक आपका प्लास्टर सूखा नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने उसको पानी नहीं दिया सुबह, दोपहर, शाम 10 दिन तक कम से कम, तो प्लास्टर तो हो जाएगा लेकिन वो वीक रह जाएगा। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे चेक करना है मैं आपको समझाता हूं। जैसे चलो जैसे वहां लाइट आ रही है, मैं आपको वहां से दिखाता हूं।
जैसे यहाँ पर हमने कंटिन्यूअसली लगभग 12 से 13 दिन पानी दिया था पूरे घर में। अब जैसे ये दीवार है, मैं इस पे हाथ फहरा रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लेना इसको, आपको दिखेगा कि ज्यादा धूल नहीं झड़ रही है, ज्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं झड़ रही है। यानी ये प्लास्टर एकदम मजबूत हुआ है क्योंकि इसको पानी सफिशिएंटली मिला है। लेकिन कहीं भी अगर हमने ऐसा किया जहां पर हमने पानी नहीं दिया कंटिन्यूअसली, तो वहां पर आप जब भी ऐसे हाथ फहराओगे आपको अपने हाथ में बहुत सारी धूल दिखेगी और नीचे बहुत सारी धूल झड़ती हुई दिखेगी। ये एक साफ तरीका होता है देखने का क्या क्योरिंग करी गई है नहीं। लेकिन पता है, क्योरिंग सुनने में आसान लगता है लेकिन असल में प्रैक्टिकली ना इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो ये, अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने ठेकेदार, अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल देते हैं भाई दिन में 3 बार क्योरिंग होनी चाहिए। ये उनका या तो स्कोप ऑफ वर्क नहीं होता है, वो उसको ठीक से कर नहीं पाते और कह देते हैं कि हाँ भाई हम डेली करते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये स्टेप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि या तो आप खुद की जिम्मेदारी लो कि दिन में 3 बार जाओगे और करोगे, या फिर अपने जो साइट कोई चौकीदार है, कोई फोरमैन है या कोई एक बंदा है जो आपके कंट्रोल में, आपका लेबर है, उसको जिम्मेदारी दो कि दिन में 3 बार क्योरिंग होनी चाहिए और उसकी वीडियो आपको लगातार व्हाट्सएप पर मिलती रहनी चाहिए। और इस पर मैं बहुत ज्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि प्लास्टरिंग में जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी एक तरफ और ये वाला पॉइंट एक तरफ, तो यहां पर अगर आपको एक अलग से बंदा रखना भी पड़ेगा जिससे काम ही सिर्फ क्योरिंग करना है, तो वो भी गलत नहीं होगा क्योंकि ये स्टेप बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टेप आपने फॉलो नहीं किया, इसके ऊपर आप पुट्टी करवा लो, पीओपी पनिंग करवा लो, एक टाइम बाद या तो उसमें क्रैक आएगा या उसमें पानी आने लग जाएगा। अच्छा, पानी से एक और चीज याद आई, जब भी आप क्योरिंग करो तो आप नॉर्मल हार्ड वाटर जो आता है आपके घरों में वो यूज नहीं करना है, आपको साफ पानी या ड्रिंकेबल वाटर का यूज करना है। वरना होता ये, अगर हम जो नॉर्मल टैप से पानी आता है ना, उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उससे क्योरिंग कर देंगे तो एक टाइम बाद फ्लोरेसेंस एक चीज होती है, फिर जो आपको व्हाइट व्हाइट धब्बे दिखने लगते हैं ना, वो आने लग जाएंगे क्योंकि वो जो नमक है एक टाइम बाद बाहर आएगा। तो या तो अपने जो साइट है उस पर एक टैंकर बनवा लो, एक टैंकर बुलवाते रहो, या फिर आपको साफ पानी आपके किसी टैप में आता हो उससे कनेक्ट करना है, लेकिन आपको गंदे पानी से क्योरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए, इसी के साथ आपको हर एक चीज पता है कि घर में जब भी प्लास्टरिंग हो रही हो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गलतियां हैं जो हो सकती हैं। और मुझे उम्मीद है अब अपने घर में आप जब प्लास्टर करवाएंगे वो मजबूत होगा और टिकाऊ होगा। तो चलिए, इसी के इस वीडियो का अंत करते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बड़े ही कम शब्दों में और बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।